यहाँ पे वो मंडी लगा के बैठे हुए थे, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और वो अपना नाम बदलने के दावे कर रहे थे, और इसीलिए फवाद भाई ने सही नाम टाइटल दिया दोनों को, चुन्नू मुन्नू। और एक ने तो सियासत भी छोड़नी है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे पूछिएगा जरूर कि अता तारड़ कब सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनके करने का काम था ये वो नहीं कर रहे, ये विक्टिमाइजेशन पे बिलीव रखते हैं, आजम सवाती साहब को फिक्स करने के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाइयां करने के ऊपर लगे हुए हैं। जो इनका काम था, जो इन्होंने किया, उसके नताइज आपने 9 माह के अंदर देख लिए हैं। इस मुल्क में जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो सबको पता है। प्लेटलेट्स काउंट ड्रामा था, छोटी सर्जरी ड्रामा था। आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेरी मुराद आप हैं, अवाम है। आप लोगों की ताकत से हमने इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इसहाक डार वो रिजाइन करे। मेरी सबसे एक अपील है कि इस वक्त हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये जो रौनकें, ये जो कारोबार जिंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लोज है श्रीलंका की सिचुएशन के, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये भयानक हो सकती है। यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आसिम महमूद साहब की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है कि जब आपके पास जॉब नहीं रहती तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ने मिलके ये जो लैंड स्टार प्रॉपर्टी एंड लिविंग एक्सपो का जो इनेकाद किया है, ये आज इनका पहली एक्सपो है। इसके बाद मुझे बताया गया है कि इंशाल्लाह नेशनली और इंटरनेशनली लेवल जो है इसको ये मजीद आगे 2 से 3 एक्सपोज मजीद करेंगे और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे यूथ और पढ़ी लिखी यूथ दुनिया में सबसे ज्यादा है, और हमारी अंडर 28 जो एज लिमिट के जो लोग हैं वो तकरीबन 66% है पॉपुलेशन का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूथ बनती है। उनके इस तरह से मतलब पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि हमेशा पढ़े लिखे लोग जब डिग्री मिल जाती है तो हमेशा नौकरियों के लिए जो है ना वो भाग दौड़ करते हैं। हमें इनकरेज करना है अपनी यूथ को कि वो कारोबार की तरफ आए और मिलजुल के जब इस तरह का, मैं तो इतना खुश हुई हूँ यहाँ पे जिस तरह से ये जो लिविंग एक्सपो है, इंशाल्लाह आपसे बात करने के बाद मैं फिर इनका विजिट भी करूंगी। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट विशेज है आपकी पूरी टीम के साथ, और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन जिन की एफर्ट्स हैं, अल्लाह ताला इसमें इंशाल्लाह बरकत डालेगा और आप देखेंगे कि आप एक लिविंग एग्जाम्पल होंगे इंशाल्लाह। एंड ऑल द बेस्ट। मुबीन साहब हैं जो मेन। अच्छा, मैंने डॉक्टर आसिम साहब का जिक्र कर दिया। बाकी जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद भी। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर लूं कि आज आपको पता है कि 10:12 पे 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद अगर ये गवर्नर साहब मेरा ख्याल है कि असेंबलियां तहलील कर दे तो बेहतर है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली 10 बजे तहलील हो जाएंगी। आपने देखा है कि मुशावरत का सिलसिला तो हर लेवल पे जारी है, लेकिन मेरी एक पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान के रियासती इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी फोर्सेस, मेरी सबसे एक अपील है कि इस वक्त हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये जो रौनकें, ये जो कारोबार जिंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लोज है श्रीलंका की सिचुएशन के, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये भयानक हो सकती है, क्योंकि उनकी आबादी 2.25 करोड़ थी और इतने पे मुश्तमिल आपका सिर्फ एक शहर है कराची। लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बिजनेस कम्युनिटी या ट्रेडर्स वो कभी भी जाके इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते। पहली दफा ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट खुद अपने तई
बैंक, स्टेट बैंक के ऊपर तीसरा दिन है जो कि मीडिया में शायद रिपोर्ट नहीं हो रहा। आया चुंदरीगढ़ रोड के जरा मनाजिर देखे, वहां पे क्या है, सारे ताजिर बरादरी, सारी बिजनेस कम्युनिटी वहां पे बैठी है क्योंकि लोगों का जो अपना पैसा है वो उनको नहीं मिल रहा, एलसीज खोलने की इजाजत नहीं है। और दूसरा ये जो माशाल्लाह से खाली खबरों की हद तक और बिजनेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इसहाक डार वो रिजाइन करें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आके पाकिस्तान की मईशत को स्पीड से बर्बाद किया है, और ये पहली दफा नहीं है, पहले भी पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने में इनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए केपी और पंजाब में तो इलेक्शन हो जाना विद इन 90 डेज। बेहतर यह है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए ताकि जितना जल्दी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक करती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, ताकि एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए जो अवाम के एतमाद के साथ आए, अवाम के भरपूर मैंडेट के साथ आए, और फिर वो मुश्किल फैसले ले और कौम और गवर्नमेंट मिल के जो जब फैसले करेंगे एक डायरेक्शन होगी। तो हमने तो यहाँ पे कौमों को जिनके ऊपर एटम बम गिराए गए थे उनको भी हमने खड़े होते देखा, लेकिन वहां पे जब कन्विक्शन हो, एतमाद हो। पाकिस्तान में ये जो मुआशी ज़बूहाली है उसमें सिर्फ एक वजह है, लिख लें, एतमाद का फुकदान। कि आपका जो इन्वेस्टर है, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिसको इस इकोनॉमी क्राइसिस की हिट आई है वो प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मसलन मैं एक एग्जांपल देती, जब हम कारोबार में हमें मुनाफा होता है, हमारी सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ता है, हमारी सेविंग्स बढ़ती है, सबसे पहले लोग अपने घर का प्लान करते हैं। सबसे पहले लोग अगर किसी के पास घर है तो प्लॉट लेने का प्लान करते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपकी जो एक्सपेंडिचर्स है उससे एक्स्ट्रा आपके पास कुछ बचत हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई जितनी है, आने वाला वीक 10 डेज के अंदर इससे 4 से 5 गुना मजीद बढ़ रही है। गैस की तो आपने एक बैड न्यूज सुन ली होगी कि 74% इंक्रीज है। दो सिचुएशंस हैं कि अगर ये IMF की शराइत को पूरा नहीं करते तो उस भयानक सिचुएशन है, और अगर पूरा करते हैं तो फिर उससे भी भयानक सिचुएशन है कि अवाम के ऊपर जो महंगाई का एटम बॉम्ब गिरेगा वो उसकी मुतहम्मिल ऑलरेडी नहीं है कि यहाँ पे लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना नामुमकिन सा हो गया है। लोग पैसे के इवज आटा नहीं खरीद पा रहे, लोगों की शहादतें हो रही हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हम सबका है, न किसी एक इदारे का है, न किसी एक सियासी जमात का है। जितना कड़ा वक्त है इस वक्त, ये 65 की वॉर और 71 की वॉर के बाद भी ये हालात नहीं थे जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं। इसको निकालना है तो सबको बड़े दिल करने पड़ेंगे इस क्राइसिस से निकालने के लिए, और एक ही चीज इस वक्त मुतकाजी है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन में जाए बगैर। शुरुआत अभी यहाँ से होनी है, उसके बाद कितना टाइम लगेगा वी नेवर नो। और आखिर में मैं हमारे जो आज आपको पता है कि अफसोसनाक रात वाक़या हुआ पेशावर में, हमारे DSP साहब, उनके साथ 2 उनके सिक्योरिटी एहलकार की शहादत, और ये जो मुआशी बदहाली है इसका बाय प्रोडक्ट है ये जो दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी की वजह से जब किसी मुल्क के अंदर अमन नहीं होता तो आपका इंटरनल इन्वेस्टर भी उसका तो डिस्ट्रस्ट होता ही। वैसे भी 88 to 90% लोगों ने, जो लोकल मकामी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने डिस्ट्रस्ट का मुजाहिरा किया है और वो डिस्ट्रस्ट का शिकार है, ये तमाम सर्वेस बता रहे हैं। और बाहर से बैरूनी तो कोई सरमायाकार सोच भी नहीं सकता जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो। उसके बाद आज अरफा करीम हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी चमकता हुआ, दमकता हुआ सितारा, हमारी बेटी, आज उनकी 11वीं डेथ एनिवर्सरी है। तो मैं उनकी भी मगफरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी हम सारे दुआ गो हैं। वो पाकिस्तान के लिए खूबसूरत तोहफा थी और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह जिनके हाथ में इस मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख गरीब आवाम की तकदीर के फैसले, अल्लाह उनको बेहतर फैसले करने की तौफीक दे और हम इस क्राइसिस से
نکلیں، کیونکہ اس کی قیمت ہمارا عام آدمی، میرا وطن عزیز کا ایک محنت کش کسان، انڈسٹریلسٹ، مزدور، وہ سب برداشت کر رہا ہے۔ ایک ٹولہ جو فیصلے کر رہا ہے، ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں اس ملک کے اندر، ان کی جائیدادیں باہر، ان کی ساری جو انویسٹمنٹس ہے ڈالرز میں ہیں، تو ڈالر کی قدر بڑھنے سے، روپے کی قدر گرنے سے ان کو تو بیٹھے بٹھائے ویسے ہی کرپشن کیے بغیر بھی کافی ماشاءاللہ سے منافع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا مت سوچیں، زندگی بڑی مختصر ہے، ہمیں نہیں پتا کل ہم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارا کردار اور ہمارا جو ملک کے لیے اگر کسی نے نیک نیتی سے سٹینڈ لیا ہو تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آخر میں اپنے لیڈر، ان کی سوچ کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ آپ اپنی ذات کا نہیں سوچ رہے، آپ 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کا سوچ رہے ہیں۔ کل ان کی میڈیا کے کچھ لوگوں سے میٹنگ تھی اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ جن لوگوں نے بھی یہ سارا اس ملک کا حشر کیا یا آپ کے ساتھ جو کچھ سلوک برتا گیا، کیا آپ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ان کا جواب تھا اپنی ٹانگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے جس پہ 3 گولیاں لگی ہوئی تھیں کہ میں اس چیز کی میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی ایکسیپٹ کر لے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ عوام اور ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا وہ صرف ایک ہی چیز ہے، کرپشن اینڈ چوری۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگزامپل ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی اگر چوری کریں گی تو میں ان کو بھی وہی سزا دوں گا، وہ میں معافی نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے وطن کی لوٹی ہوئی دولت واپس لوٹانی پڑے گی۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، میری مراد آپ ہیں، عوام ہے۔ آپ لوگوں کی طاقت سے ہم نے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر جنرل الیکشن ہو جائے پورے ملک میں تو پاکستان اس وقت کی جو سچویشن ہے ہو نہیں سکتا تھا۔ تھینک یو۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ کے پی کے میں جو عمران خان بیانیہ تھا طالبان کے حوالے سے اس کو پروموٹ ہوا وہ اور دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا جو عمران خان کے خلاف ایک وکیل جو ہے وہ آئے تھے سامنے، انہوں نے کہا کہ سارے ایویڈنس سب کچھ کورٹس میں جمع کرا، اس کا ریکارڈ موجود ہے نا۔ دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ اس ملک میں جو کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ پلیٹلیٹس کاؤنٹ ڈرامہ تھا، چھوٹی سرجری ڈرامہ تھا، اور بڑی بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جس وقت دہشت گردی کی لہر ان کی کہ کون کدھر موجود ہے، یعنی کہ آرٹیکل 14 کی 14 آرٹیکل جو ہے وہ ہمیں استحقاق دیتا ہے، ہمارا حق ہے، ہماری پریویلیج ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستانی اور پارلیمنٹیرینز کے طور پر بھی کہ ہماری پریویسی کو بریچ نہ کیا جائے۔ اور یہاں پہ وہ منڈی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے جو انٹیریئر منسٹر تھے، اور وہ اپنا نام بدلنے کے دعوے کر رہے تھے، اور اسی لیے فواد بھائی نے صحیح نام ٹائٹل دیا دونوں کو، چنو منو، اور ایک نے تو سیاست بھی چھوڑنی ہے۔ آپ جب پریس کانفرنس کریں تو ان سے پوچھے گا ضرور کہ عطا تارڑ کب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کرنے کا کام تھا یہ وہ نہیں کر رہے، یہ وکٹمائزیشن پہ بلیو رکھتے ہیں، اعظم سواتی صاحب کو فکس کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹی کاروائیاں کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جو ان کا کام تھا، جو انہوں نے کیا، اس کے نتائج آپ نے 9 ماہ کے اندر دیکھ لیے ہیں۔ تھینک یو۔ میڈم بتائیے گا کہ کے پی کے میں کب جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، گورنر صاحب کو کب وہ بھیجی جا رہی ہے؟ کیونکہ کہا گیا تھا کہ اکٹھی دونوں اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کی جائیں گی، اب کے پی کے کا کیا معاملہ ہے؟ آج یہ 48 آورز کا ویٹ ہے، جیسے ہی یہ اسمبلیاں ان کی تحلیل ہونے کا نوٹیفیکیشن